हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी की यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे इस यूनिट 5 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे 3 पोर्शन दिए हुए हैं। पहला है प्लांट प्रोडक्ट्स, दूसरा है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, थर्ड है हमारा यहाँ पे मरीन ड्रग्स। तो एक एक करके तीनों को हम लोग देखते हैं। बाकी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। गूगल पर जाकर आप लोग यहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि ये जो आप लोग के सिलेबस में जो भी चीज़ें दे रखी हैं, पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, चाहे प्लांट प्रोडक्ट्स हो चाहे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो, तो यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल नेचर एंड यूजेज ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन कंटेनिंग फॉलोइंग ड्रग्स। यानी कि आप लोग देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि आप लोग को बेसिकली यहाँ पे जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा फाइबर्स के अंदर बात करें तो कॉटन, जूट, हेम्प दिया है, फिर हमारा हेलुसिनोजेंस दिए, टेराटोजेंस, नेचुरल एलर्जेंस, इन सब की हम लोग बात करें ना तो इन सब के आप लोग को बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल नेचर और यूजेस के बारे में बात करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ें समझते हुए चलिएगा कि जैसे देखिए, सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है आप लोग का प्लांट प्रोडक्ट्स। तो देखिए, प्लांट प्रोडक्ट मतलब सिंपल सी बात है कि जो जो चीज़ें हमारी प्लांट से ऑब्टेन करी जाती है, नेचुरल प्लांट से। अब इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है फाइबर, और फाइबर के अंदर 3 टाइप है, कॉटन, जूट, हेम्प, और बाकी इसके अलावा ये तीनों अलग हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फाइबर्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, फाइबर्स जैसे हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है जो हम लोग खाते हैं, खाने में भी फाइबर हमें देखने को मिलता है, सलाद वगैरह में। और एक हमारा होता है इंडस्ट्रियल फाइबर। तो इंडस्ट्रियल फाइबर से हमारा क्या होता है, कपड़े वगैरह बनते हैं, जैसे कि जो रुई होती है, कॉटन होती है, वो सभी हमारे एक टाइप के फाइबर्स होते हैं। तो देखिए, फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स आर लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। और ये हमारे किसके, ये हमारे या तो नेचुरल, ठीक है, नेचुरली भी हमें देखने को मिलते हैं और सिंथेटिकली भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इनसे हम लोग क्या, फैब्रिक्स होती हैं, रोप्स, हमारी जो भी रस्सियाँ वगैरह होती हैं, पेपर्स होते हैं, और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे इन फाइबर्स की हेल्प से बनाते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात करें तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल फाइबर्स, दूसरा हो गया सिंथेटिक। सिंपल सी बात है, नेचुरल मतलब कि जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो, सिंथेटिक मतलब कि जिनको हम यहाँ पे लेबोरेटरी वगैरह में बनाया जाता हो। अब यहाँ पे अगर आप लोग सिलेबस देखो तो आप लोग के सिलेबस में यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स ही दे रखे हैं। तो जैसे कि हमारा कॉटन, जूट और हेम्प, ये तीनों आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कॉटन के बारे में। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सिलेबस में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल नेचर और यूजेज। तो इन्हीं तीनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की। अब देखिए, बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब है कि ये जो कॉटन है, ये किस, कह सकते हो, प्लांट की किस स्पेसीज से बिलोंग करता है, और वो स्पेसीज हमारी किस जीनस को बिलोंग करती है, या फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती है। तो देखिए, अगर बात करें ना तो इसमें कुछ चीज़ें आप लोग को एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो कॉटन है, सबसे पहली बात तो ये हमारा जो है, कह सकते हो, जो हेयर्स होते हैं, जो भी हमारा प्लांट होता है उसके हेयर से ऑब्टेन होते हैं। और प्लांट कौन सा होता है, देखिए, ये हमारी गॉसिपियम स्पीसीज के प्लांट से जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। यानी कि देखिए, गॉसिपियम हमारा एक जीनस है और इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हमारा बार्बाडेंस और गॉसिपियम एर्बोरियम। थोड़ा अजीब अजीब से नाम होते हैं। चलिए आप लोग एक याद कर लीजिए, गॉसिपियम हिरसुटम, ये हमारा कह सकते हो इस पे प्लांट होता है, ठीक है, जिससे हमारा ये ऑब्टेन होता है। और ये हमारा किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये हमारा मेलवासेई फैमिली को बिलोंग करता है। तो गॉसिपियम हिरसुटम हमारा कह सकते हो इसका एक बायोलॉजिकल सोर्स है, जो कि हमारा मेलवासेई फैमिली को बिलोंग करता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने केमिकल नेचर की, तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा कॉटन है, इसके अंदर हमें जो है मेनली जो है सेल्यूलोज देखने को मिलता है। और सेल्यूलोज क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है और पॉलीसेक्राइड होता है, यानी कि बहुत सारी शुगर यूनिट्स हमें देखने को मिलती हैं। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अंदर मेनली हमें जो है बात करें तो देखिए, सेल्यूलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ वैक्सेज, प्रोटीन और पैक्टिन्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब यूजेस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, इसका यूज मेनली यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी हमारा क्लॉथ होता है, कपड़े वगैरह, बेडशीट हो गए, टॉवल्स हो गए, इनको बनाने में, ठीक है। एब्जॉर्बेंट कॉटन, ठीक है, जो भी हमारा कॉटन होता है, रुई वगैरह होती है, बैंडेजेस और कॉटन स्वैप्स, ठीक है। स्वैप्स मतलब कि जैसे हमारा झाड़ू हो गया, ब्रश हो गया कॉटन के, उन वो हो गए। और उसके बाद यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में हाई क्वालिटी पेपर बनाने में भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कॉटन। नाउ अब हम लोग बात करें अपने जूट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा जूट है, तो ये भी हमारा कह सकते हो, जो हमारा जूट का जो भी पेड़ होता है उसके आउटर लेयर से ऑब्टेन किया जाता है। बाकी इसकी जो कॉमन स्पेसीज होती है वो हमारी होती है
कॉर्कुरस कैप्सुलैरिस और कॉर्कुरस ऑलिटोरियस। और फैमिली क्या होती है, फैमिली हमारे टिलिया से ही या फिर जो है हमारी मैल्वे से ही हो सकती है। तो ये हमारा देखिए, इसको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा मतलब समझने वाला कुछ है नहीं, तो ये तो आप लोग को एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। अब केमिकल नेचर की बात करें तो हमारा जूट के अंदर मेनली हमारा सेलुलोज होता है 60 to 70%, फिर हमारा हेमी सेलुलोज होता है 20 to 25%, और कुछ स्मॉल अमाउंट में लिग्निन और पेक्टिन्स देखने को मिलते हैं। यूजेज की बात करें तो इसका यूज हम लोग जो है गनी बैग्स वगैरह हो गए, रोप्स वगैरह हो गए, ठीक है, सैक्स वगैरह, मतलब सैक्स मतलब बोरियां वगैरह हो गई, मैट्स हो गए जो हमारे घरों में मैट होती हैं। उसके बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री में, कारपेट वगैरह में, हैंडीक्राफ्ट में इको फ्रेंडली बैग हो गए, बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली जो भी हमारे कह सकते हो बैग्स वगैरह होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं, तो उन सबको बनाने में हम लोग यहाँ पे जूट का यूज करते हैं। जूट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। और हेम्प की बात करें, देखिए कॉटन जूट तो थोड़ा बहुत सुना होगा, बट हेम्प जो है क्या होता है, तो देखिए होता ये भी हमारा एक टाइप का फाइबर है, और इसका भी यूज हम लोग जो है कह सकते हो मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में, पेपर वगैरह में करते हैं। लेकिन मेनली अगर बात करें ना, तो ये जो हेम्प है ये ऑब्टेन किससे होता है, ये हमारा कैनाबिस सैटिवा से ऑब्टेन होता है, जो कि हमारा क्या होता है, ये हमारा गांजे का पेड़ होता है, ठीक है, गांजा जो आप लोगों ने सुना है ना। तो हाँ, यहाँ पे देखिए वो जो गांजा है वो नशे की तरह भी काम करता है, लेकिन उसी से हमारा एक फाइबर भी ऑब्टेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेम्प फाइबर। और ये हमारा जो है कह सकते हो जो भी हमारा स्टेम का फ्लोएम या फिर बास्ट, देखिए फ्लोएम या बास्ट मतलब कि हमारा जो कह सकते हो पेड़ का जो फाइब्रस टिश्यू होता है, यानी कि गांजे का जो कैनाबिस सैटिवा प्लांट का जो फाइब्रस टिश्यू होता है, यानी कि ऐसा पार्ट जहाँ पे फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से हमारा ये हेम्प ऑब्टेन होता है। और इसके केमिकल नेचर की बात करें तो इसके अंदर हमें सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिग्निन देखने को मिलते हैं। अब यूजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका यूज हम लोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉर्डेज मतलब कि डोरियां वगैरह बनाने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैनवस, जैसे कि कैनवस हमारा एक बहुत ही मोटा पाल का कपड़ा होता है, और सेल क्लॉथ, ठीक है, तो कैनवस सेल क्लॉथ मतलब हमारे बहुत ही जो मोटे पाल के कपड़े होते हैं उनको बनाने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद इंसुलेशन मटेरियल की तरह भी यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इंसुलेशन मतलब जहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी ना हो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की। और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो हेम्प फाइबर है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट होते हैं पेस्ट से, यानी कि इन पे जो है हमारा कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया पहला पार्ट जो कि हमारा था यहाँ पे फाइबर्स, और फाइबर्स के अंदर 3 टाइप्स थे, तीनों को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं हेलुसिनोजेंस के बारे में। अब देखिए जो हेलुसिनोजेंस है ना, तो ये क्या होते हैं, इनको हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो। हेलुसिनोजेंस होते हैं हमारी ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। और हेलुसिनेशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें देखना या सुनना जो रियल में एग्जिस्ट ना करती हों। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि थोड़ा सा ये जो है नशीले पदार्थ होते हैं, नशीले सब्सटेंस होते हैं, जो कि पर्सन को थोड़ा सा ऐसी चीज़ें सुनने या देखने में हेल्प करते हैं। मतलब कि हेल्प नहीं होता है, बट आप समझिए कि अगर इसको पर्सन कंज्यूम करता है तो वो थोड़ा सा एक अपनी माया नगरी में चला जाता है, जहाँ पे उसको ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देती हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो इसका यूज हम लोग बहुत अच्छे काम के लिए नहीं करते हैं। इसका यूज यहाँ पे अब्यूज़ की तरह ही होता है, यानी गलत कामों के लिए इसका यूज होता है। बाकी फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देखें तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका, अब देखो ये जो हमारा हेलुसिनोजेंस है ये कोई एक टाइप का नहीं होता, बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जैसे गांजा भी एक टाइप का हेलुसिनोजन ही होता है। अब उसके अंदर जैसे हमारा टीएचसी होता है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, ठीक है, और एलएसडी हमारा लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड होता है, ठीक है, डाइथाइलामाइड अमाइड होता है। तो ये भी हमारा एक टाइप का हेरोइन वगैरह हो गया। तो ये सारे हमारे हेलुसिनोजेंस होते हैं जो कि हमारी नशीली दवाएं होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। और इनके अलग अलग सोर्स होते हैं, क्योंकि कोई एक टाइप का नहीं होता है। तो एक दो आप लोग याद कर लीजिएगा जो भी आपको ईजी लगे। और केमिकल नेचर की बात करें तो हमारा एल्कलॉइड्स हो गए, ठीक है। तो मेनली देखिए जो हेलुसिनोजेंस है इनके अंदर मेनली हमें एल्कलॉइड्स देखने को मिलता है, और हमारा कैनाबिनॉइड्स हो गए, ठीक है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि जो हमारा जिनके अंदर नाइट्रोजन हमें देखने को मिलता है, ये मेनली हमारा सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अब अगर यूजेस की बात करें तो देखिए वैसे तो इसका यूज मेनली जो है गलत कामों के लिए ही होता है, बट फिर भी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो जैसे कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पे साइकेट्री रिसर्च, यानी कि देखिए रिसर्च में इसका यूज जो है जो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट, उनके ऊपर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। और उसके बाद देखिए कहीं कहीं इसका यूज जो है रिलीजियस या स्पिरिचुअल रिचुअल्स में भी होता है। जैसे कि थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि होली वगैरह में भी थोड़ा बहुत भांग का चलन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसका यूज देखने को मिलता है। बाकी जो हमारी भांग है वो इसके अंदर नहीं आती है, बट एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हो। और लिमिटेड थेरापी, बाकी देखिए माना जाता है कि डिप्रेशन और हमारा एंजाइटी वगैरह जैसी जो डिसऑर्डर्स होते हैं
उनको थोड़ा बहुत ही ट्रीट कर सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड होता है, मतलब कि इसका यूज हम लोग दवा की तरह नहीं करते हैं, है ना। तो ये भी अंडर रिसर्च ही है। और बाकी मेनली इसका यूज जहाँ पे एब्यूज की तरह होता है, यानी कि गलत, इलीगल और हार्मफुल होता है मेनली इसका यूज। तो ये हमारा हो गया हेलुसिनोजेंस। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टेराटोजेंस के बारे में, तो देखिए ये जो हमारा टेराटोजेंस है ना, ये टेराटोजेन हमारी ऐसी दवाएं होती हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारा कह सकते हो फीटस में एबनॉर्मेलिटी कॉज करते हैं। यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, तो उनमें जो यहाँ पे हमारा बेबी होता है, तो उस बेबी को जो है कह सकते हो डिफेक्ट या फिर उसके बर्थ डिफेक्ट कॉज करने वाली जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग टेराटोजेंस बोलते हैं। टेराटोजेंस हमारे मेनली वो सब्सटेंस या एजेंट होते हैं जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट कॉज करते हैं। यानी कि अगर ये टेराटोजेंस अगर हमारा कह सकते हो प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, तो यहाँ पे ये बेबी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। इन शॉर्ट, दे इंटरफेयर विद द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यानी कि इनसे आप ऐसे समझिए कि इनसे एक प्रेग्नेंट लेडी को बचना चाहिए, है ना। टेराटोजेंस हमारे वो सब्सटेंस हैं जिनसे प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अपने कह सकते हो टेराटोजेंस को देखें जिनके सोर्सेज और नेचर को हम लोग समझना चाहें, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग टाइप के हमारे टेराटोजेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमारा थैलिडोमाइड हो गया, तो थैलिडोमाइड हमारी एक टाइप की सिंथेटिक ड्रग होती है। और इसके केमिकल नेचर की बात करते हैं, हमारा थैलिमाइड डेरिवेटिव होता है जो कि हमारा एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और वैसे देखिए इसका यूज यहाँ पे लेप्रोसी वगैरह में होता है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज को कंज्यूम करेगी तो वो बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकता है। फिर दूसरा हमारा अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल मतलब वही जो हमारी बियर वाइन वगैरह होती है, तो भाई इसको तो बिल्कुल मना किया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है भाई, अल्कोहल बनता है हमारा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से, और ये हमारा एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसका कोई भी मेडिकल यूज नहीं होता है प्रेगनेंसी में। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी को अल्कोहल। फिर हमारा देखिए रेटिनोइक एसिड हो गया, तो देखिए ये हमारा एक टाइप का सिंथेटिक या फिर एनिमल लिवर ऑयल से भी ड्राइव किया जा सकता है, और ये हमारा एक टाइप का फैट सॉल्युबल कंपाउंड होता है रेटिनोइड। आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है। और वैसे देखिए वैसे इसका यूज यहाँ पे मेनली एक्ने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे इसका हाई डोज यूज किया जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि देखिए ये स्किन को ना और ज़्यादा हार्म कर सकता है, मतलब कि स्किन को और बेकार कर सकता है और बदसूरत बना सकता है। और रूबेला वायरस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई मेनली यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, और ये हमारा एक टाइप का आरएनए वायरस होता है। और यहाँ पे देखिए इसका भी हमें बिल्कुल भी कह सकते हो यूज, देखिए रूबेला वायरस क्या है कि भाई ये कोई ड्रग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एक टाइप का टेराटोजेन है जो कि हमारा यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकता है। और मरकरी की बात करें तो हमारा एक टाइप का नेचुरल एलिमेंट होता है, लेकिन इसका भी जो है कोई भी मेडिकल यूज नहीं होता है ज़्यादा। और यहाँ पे ये जो है चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो चाहे नॉर्मल भी हो, तो वहाँ पे ये हमारा ब्रेन डिफेक्ट कॉज कर सकता है, ठीक है। तो मरकरी वगैरह तो वैसे भी हमें नहीं कंज्यूम करनी होती है, टॉक्सिक होता है हमारे लिए। और रेडिएशंस की बात करें तो देखिए जो भी एक्सरे वगैरह होते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है कि उनको यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सरे वगैरह जो भी रेडिएशंस होती हैं गामा रेज, उनसे बिल्कुल दूर रखना है उनको यहाँ पे बिल्कुल भी। वैसे देखिए आपको पता है कि एक्सरे का यूज हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस वगैरह में करते हैं, लेकिन ये हमारा फीटस के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए इसका यूज जो है मतलब एक्सरे वगैरह अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी में। तो ये हमारे हो गए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलर्जेंस और टेराटोजेंस। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में इसके अंदर, प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर, जो कि हमारा हो जाता है नेचुरल एलर्जेंस। तो बात करें हम लोग यहाँ पे नेचुरल एलर्जेंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए नाम ही में लिखा हुआ है एलर्जन। एलर्जन मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि एलर्जी कॉज करते हो, और नेचुरल मतलब कि यहाँ पे देखिए ये हमारा नेचर में या फिर नेचुरल सोर्सेज में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए एलर्जी कब होती है, जैसे किसी भी पर्सन को एलर्जी कब होती है, जब यहाँ पे इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जब वो यहाँ पे कह सकते हो अननेसेसरी इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का अननेसेसरी जब रिस्पॉन्स करने लगता है किसी भी कह सकते हो लेस हार्मफुल सब्सटेंस के लिए, तो तभी हमें यहाँ पे क्या होता है एलर्जी वगैरह देखने को मिलती है। यानी कि देखिए दीज रिएक्शंस हैपन व्हेन द इम्यून सिस्टम ट्रीट्स अ हार्मलेस सब्सटेंस एज इफ इट डेंजरस। यानी कि एक हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए वो यहाँ पे उसको जो है डेंजरस सब्सटेंस की तरह ट्रीट करने लगता है और हमें एलर्जी वगैरह देखने को मिलती है। बाकी देखिए एलर्जी क्या होती है, एलर्जी हमारी बॉडी का जो ओवर रिएक्शन होता है, ठीक है, किसी भी नॉर्मल सब्सटेंस के लिए। व्हेन समवन एलर्जिक कम्स इनटू कांटेक्ट विद एन एलर्जन, देयर बॉडी रिलीजेस केमिकल्स लाइक हिस्टामिन विच कॉजेस सिम्टम्स। अब यहाँ पे देखिए जब भी कोई एलर्जी, जैसे देखिए अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, तो जब भी किसी को जिस चीज़ से एलर्जी उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको यहाँ पे छींक आने लगती है, उनकी नोज यहाँ पे रनी हो जाती है, स्किन रैशेज हो जाते हैं, इचिंग और यहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक एलर्जिक पेशेंट्स में देखने को मिल सकती हैं।
और अगर हम लोग यहाँ पे अपने बात करें कुछ टाइप्स ऑफ नेचुरल एलर्जेंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा हो जाता है पॉलन। अब पॉलन मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे फूलों वगैरह में देखने को मिलता है, ये हमारा पराग हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मेनली फ्लावर्स, ट्रीज, ग्रासेज और वीड से देखने को मिलता है, और ये हमारा सीजनल एलर्जी या फिर हे फीवर कॉज कर सकता है। और सिम्टम्स की बात करें तो हमें यहाँ पे स्नीजिंग, वाटरी आइज और नोज ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे सिम्टम्स हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे डस्ट माइट्स। अब देखिए डस्ट माइट्स क्या होते हैं कि ये हमारे कह सकते हो कि जो हमारे धूल वगैरह के कण होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे टिनी बग्स। बग्स का मतलब ये होता है कीड़े, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि आंखों से दिखते नहीं हैं, और ये हमारा डस्ट वगैरह में रहते हैं, और इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा एलर्जी कॉज कर सकता है, और ये हमारा अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, रनी नोज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एनिमल डैंडर की बात करें तो देखिए डैंडर का मतलब यहाँ पे डैंड्रफ से है। तो जो एनिमल्स का डैंड्रफ होता है रूसी, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो डैंड्रफ होता है तो वो यहाँ पे जो है एलर्जी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है भाई? स्किन फ्लेक, सलाइवा और यूरिन से हमें देखने को मिल सकता है, और ये बहुत ही स्मॉल होता है, और यहाँ पे एयर में इजिली फ्लोट होता रहता है, और ये हमारा स्नीजिंग, इची आइज और कफिंग कॉज कर सकता है। फिर हमारा मोल्ड स्पोर्स की बात करें तो देखिए मोल्ड हमारा एक टाइप का क्या होता है? फंगस होता है, और ये भी हमारा जो डैम्प मतलब कि जो थोड़ा सा गीली जगह होती है, जैसे कि बाथरूम हो गया, बेसमेंट हो गए, तो वहाँ पे ग्रो करता है, और ये मेनली यहाँ पे टिनी स्पोर्स को रिलीज करता है, जो कि हमारा कफिंग, वीजिंग और अस्थमा कॉज कर सकते हैं। और उसके बाद इंसेक्ट स्टिंग्स की बात करें। स्टिंग्स मतलब कि जो यहाँ पे डंक होती है, ठीक है, जैसे कि कुछ हमारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी डंक होती है, जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके भी डंक होता है, वो काट लेती हैं। तो वो भी हमारा जैसे बीज हो गए, वैप्स, एंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इंसेक्ट क्या कर सकते हैं? एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं अपनी स्टिंग के थ्रू, ठीक है। और इन सीवियर केसेज यहाँ पे देखिए अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो ये एनाफाइलैक्सिस भी कॉज कर सकता है, जो कि हमारा बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्मफुल हो जाती है। तो देखिए ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे कुछ नेचुरल एलर्जेंस। बाकी देखिए कुछ अगर हम लोग फूड एलर्जेंस की बात करें तो कुछ हमारे ऐसे फूड भी होते हैं जैसे कि जिनके अंदर हमें प्रोटीन होता है, और जिनके अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है, और वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं बहुत सारे लोग। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को अगर दूध या फिर दूध से बनी कोई चीज़ दे दी जाए तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मिल्क हो गया, कुछ लोग एग्स वगैरह से भी इंटॉलरेंट हो सकते हैं। तो ये अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ पीनट से होते हैं, कुछ ट्री नट्स, कुछ वीट और कुछ फिश वगैरह से। तो इन मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की एलर्जी यहाँ पे देखने को मिल सकती है इन सभी से। बाकी नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली तो इनको हम लोग बहुत इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। और नेचुरल लैटेक्स की बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये जो लैटेक्स है ये हमारा मेनली रबर का जो पेड़ होता है वहाँ से देखने को मिलता है, और ये हमारा ग्लव्स, बैलून्स और मेडिकल आइटम्स जो कि हमारे रबर के बने होते हैं वहाँ देखने को मिल सकता है। और ये हमारा स्किन रैशेज या ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है सेंसिटिव पीपल्स के अंदर। तो देखिए ये हो जाता है हमारे यहाँ पे हमारा नेचुरल एलर्जेंस, और यहाँ पे हमारा प्लांट प्रोडक्ट्स कंप्लीट होता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो देखिए यूनिट 4 में हम लोगों ने अपने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। बाकी इसको हम लोग यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ये हमारे जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि प्लांट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हमारे होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी का मतलब क्या है कि ये हमारे सबसे कह सकते हो मेन होते हैं ना, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी देखें तो वैसे देखिए सिलेबस में तो आपके प्राइमरी ही दे रखा है, लेकिन सेकेंडरी को भी हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन के लिए साथ में देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें तो देखा जाए तो देखिए पहली बात तो ये हमारे प्राइमरी से डिराइव होते हैं, मतलब कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से बनाए जाते हैं। और उसके बाद ये हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ग्रोथ या रिप्रोडक्शन में, लेकिन हाँ ये हमारा ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने कह सकते हो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट वगैरह कर सके अच्छे से, यानी कि उनके डिफेंस में, अट्रैक्शन में। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ये हेल्प करते हैं। और बाकी देखिए ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ बेनिफिशियल होते हैं, मतलब कि थोड़ा हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इनके डिफरेंस को समझना चाहें तो देखिए प्राइमरी का मेन फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट का ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब सेकेंडरी का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में, लेकिन इकोलॉजिकल फंक्शंस में, मतलब कि थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्प कर देते हैं थोड़ा अच्छे से सर्वाइव करने में।
अक्रेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये लगभग सभी लिविंग सेल्स में देखने को मिलते हैं, मतलब कि प्लांट्स के अलावा भी ये हमारा एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या आता है भाई, हमारा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, यही सारे हमारे होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या फिर स्पेसीज में ही देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइम ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो प्राइमरी हमारा जो है ग्रोथ फेज के दौरान जो है हमें देखने को मिलता है, जब हमारी प्लांट्स ग्रोथ फेज में होते हैं, और ये थोड़ा सा लेट ग्रोथ फेज में देखने को मिलते हैं क्योंकि इन्हीं से हमारा सेकेंडरी बनते हैं। अब क्वांटिटी की बात करें तो देखिए प्राइमरी हमारा बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि सेकेंडरी हमारा थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा अमीनो एसिड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे हमारे प्राइमरी हो गए, और सेकेंडरी की बात करें तो हमारा एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आ जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो हमारे प्राइमरी है इनका यूज हम लोग यहाँ पे फूड, फार्मास्यूटिकल, फर्मेंटेशन में करते हैं, जबकि सेकेंडरी का यूज हम लोग यहाँ पे ड्रग्स वगैरह बनाने में, परफ्यूम वगैरह में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सिलेबस आप लोग के कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर हमारा प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स है, एंड देन हमारा यहाँ पे लिपिड्स आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स भाई सिंपल सी बात है, हम लोग जो भी रोटी वगैरह, चावल वगैरह खाते हैं वो सारा हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। प्लांट्स की बात करें तो आलू वगैरह होता है, उसमें काफ़ी हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। अब इसका देखिए कार्बोहाइड्रेट में हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला होता है कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन, एंड फिर ऑक्सीजन। और ये तीनों हमारे किस रेशियो में होते हैं? CnH2O की पावर n। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि H2O into n, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कि n की जगह अगर मान लीजिए हम लोग 6 पुट कर दें, तो इस फॉर्मूले में 6 लिखने पे क्या होगा कि इस n की जगह 6 हो गया। अब H2O देखिए H2 into n है, यानी कि 2 into n की जगह क्या है 6, तो ये 12 हो जाएगा। फिर O यहाँ पे O6, तो ये C6H12O6 क्या होता है? हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज क्या होता है? हमारा सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये हमारा जो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है तो ये हमारा सबसे पहला आता है मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में हमें जो है सिंगल शुगर यूनिट देखने को मिलती है, और इसका एग्जांपल हमारा हो गया ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। डाइसेक्राइड की बात करें, अच्छा देखिए थोड़ा सा इसको समझेगा। मोनोसेक्राइड का मतलब है जैसे मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारा अगर एक सिंगल शुगर यूनिट की तरह है, तो मोनोसेक्राइड में हमें सिंगल देखने को मिलेगा। डाइसेक्राइड में हमारे 2 होंगे, ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड में हमें लगभग 3 से 10, यानी कि लगभग 3 से लेके और इस तरीके की 10 शुगर यूनिट्स हमें ज्वाइन देखने को मिल सकती है। और पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो इसमें हमें 10 से भी ज़्यादा। बाकी देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो आप लोग को इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम, इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि आप लोग को अकासिया, अगार, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है देखिए सिलेबस में दे रखा है। आप लोग को इनका जो है सोर्स, ठीक है, प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज और थेरापेटिक यूजेज, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को स्टडी करनी है इन सब की, और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, इन सब के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हमारा मेन फोकस जो है इन सब पर होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है अकासिया, या इसको हम लोग यहाँ पे गम अकासिया या फिर गम अराबिक के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वही रहेगा कि भाई जो हमारा अकासिया है वो किस चीज़ से मिलता है। तो ये हमारा जो है कह सकते हो हमारा एक अकासिया सेनेगल वाइल्ड होता है, या फिर जो है अदर स्पेसीज ऑफ अकासिया से देखने को मिलते हैं। अब फैमिली हमारी यहाँ पे लेग्यूमिनोसेई फैमिली से बिलोंग करता है, जो जिसको हम लोग यहाँ पे फैबेसेई के नाम से भी जान सकते हैं। बाकी देखिए जो हमारा अकासिया है ये हमारा एक टाइप का ड्राइड गमी एक्जुडेट होता है, यानी कि देखिए जो हमारे गम वाले प्लांट्स होते हैं जहाँ से हमें गम वगैरह, रेजिन्स वगैरह देखने को मिलता है, तो वो जो गम है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे जब ड्राई हो जाता है तो उस ड्राई फॉर्म को यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा अकासिया हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गम को ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए जो हमारा गम होता है वो हम कैसे मिलता है, जो हमारा अकासिया का ट्री होता है उसकी जो छाल होती है, बार्क, तो उस छाल पे हम लोग यहाँ पे इंसीजन, यानी कि कह सकते हो एक मार्क करके, या फिर उस पर थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हो हम लोग एक कुल्हाड़ी वगैरह से थोड़ा बहुत यहाँ पे उसमें चोट पहुँचा के और हम लोग यहाँ पे गम को ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी नेचुरली भी ये देखने को मिलता है। और ये जो एक्जुडेट है ये हमारा नेचुरली ड्राई हो जाता है, और जब ये ड्राई हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और इस कलेक्टेड गम से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा बार्क होता है, यानी कि जो छाल वगैरह उसमें थोड़ी बहुत मिक्स होती है, और जो डेब्रिस होता है, डेब्रिस का मतलब यहाँ पे मलबे से होता है, मतलब जो भी कह सकते हो
अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपली समझिए कि हमारा गम का ट्री है, ठीक है, कैसिया है, वहाँ से हम लोगों ने गम लिया। अब इस गम से हम लोग क्या करेंगे, इस गम से हम लोग यहाँ पे जो भी छाल वगैरह जो इसमें रह गई है उसको हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इसको पाउडर फॉर्म में जो है फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारे पास ड्राई फॉर्म में है, मतलब कि ये बिल्कुल सूखी हुई फॉर्म में। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमारी ज़रूरत है तो हम लोग यहाँ पे इसको वाटर में डिजॉल्व करके और फिल्टर करके जो है और ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सम टाइम्स होता है, वरना पाउडर फॉर्म में ही हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके इवैल्यूएशन की बात करें, इवैल्यूएशन का मतलब कि हम लोग यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे कि जो हमारा गम है वो हमारा प्योर है कि नहीं है, वो हमारा सही है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहला इवैल्यूएशन होता है ऑर्गेनोलेप्टिक, यानी कि देखिए अगर जो हमारा गम है यानी कि जो हमारा अकेसिया है वो अगर ठीक है तो उसका कलर यहाँ पे येलो टू एम्बर कलर का होगा, और उसके बाद वो ऑर्डर उसका जो है ऑर्डरलेस होगा, ठीक है, ये ऑर्डरलेस होगा। और टेस्ट यहाँ पे उसका थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैंड, देखिए ब्लैंड मतलब कि काफ़ी सादा सा होगा, है ना, और म्यूसिलिजिनस थोड़ा सा चिपचिपा सा उसका जो है टेक्सचर होगा। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, हम लोग जो है अपनी आंखों से देख के पहचान सकते हैं। अब फिजिकल टेस्ट की बात करें तो भाई देखिए जो हमारा गम अकेसिया होता है वो हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही विस्कस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। भाई हमारा सिंपल सी बात है, गम है तो गाढ़ा तो होगा ही, विस्कस होगा। अब केमिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर इसको लेड एसिटेट के सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो अगर करेगा तो हमारा गम अकेसिया प्योर है, नहीं कर रहा है इसका मतलब अकेसिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे जो है आयोडीन के साथ इसको ट्रीट कराएंगे तो हमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा, ब्लू कलर स्पेशली नहीं मिलेगा। ब्लू कलर कब होता है, जब स्टार्च होता है, तो अकेसिया में स्टार्च नहीं होता, इसलिए कोई भी ब्लू कलर नहीं देखने को मिलेगा। अब स्टोरेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करते हैं ताकि हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह जो है ना हो, और इसको हम लोग यहाँ पे हीट और डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके यूजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहला यूज होगा डिमल्सेंट्स। देखिए डिमल्सेंट्स क्या होते हैं, एक हमारे कह सकते हो सूदिंग लोशंस होते हैं, मतलब कि जैसे इनका यूज ना, जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं बहुत जलन हो रही है या फिर हमें अंदर से कहीं बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, कट बढ़ गया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो एक बहुत ही काम और सूदिंग इफेक्ट देने के लिए जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमारे डिमल्सेंट्स होते हैं। तो डिमल्सेंट्स की तरह भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सन को बनाने में, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंसर को बनाने में, बाइंडर जो हमारी टैबलेट बनती है ना इंडस्ट्री में, तो टैबलेट बनाने के लिए क्या होता है कि भाई ठीक है टैबलेट ना हमारी पाउडर से बनती है, पाउडर को यहाँ पे दबा के टैबलेट बनाया जाता है। तो इस पाउडर को जो बांधने वाला एजेंट होता है, यानी कि जो इसको बाइंड करने वाला एजेंट होता है, तो वो उसमें भी हम लोग यहाँ पे अकेसिया का यूज करते हैं। और डाइटरी फाइबर यानी इसको हम लोग यहाँ पे खाने में जो है फाइबर एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं एज अ प्रीबायोटिक। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है अगार। तो यहाँ पे अगर आप लोग सिलेबस को देखो तो देखिए अब इसमें आप लोग को मेनली यही सब पढ़ना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखिए 4 दिए हैं, अकेसिया, अगार, ट्राइगोकान, हनी। उसके बाद प्रोटीन्स एंड एंजाइम के अंदर भी आप लोग का इसी तरीके से जो है जिलेटिन, कैसीन और हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है। फिर हमारा कैस्टर ऑयल हो गया, चॉल मोगरा ऑयल हो गया। तो ये सारे हमारे यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगार है। तो अगार का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमारा होता है कुछ हमारे रेड एल्गी होते हैं तो उनकी सेल वॉल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे जेलिडीनियम एमेंसली या फिर जो है ग्रेसिलियारी स्पीसीज से देखने को मिलता है। अब अगर जेलिडियम है तो फैमिली हमारा जेलिडिया से ही हो गई, ग्रेसिलियारिया है तो हमारा ग्रेसिलेरिया से ही हो गई, ठीक है। अब प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एल्गी हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है और वॉश किया जाता है ताकि यहाँ पे जो भी सैंड वगैरह उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकें। उसके बाद उनको वाटर में बॉयल किया जाता है, ठीक है, ताकि वो एक जिलेटिन टाइप का मटेरियल छोड़ सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक्सट्रैक्ट मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वाटर है, अब इसमें हम लोगों ने एल्गी को कलेक्ट किया जिनसे हमें अगार निकालना है। तो इन एल्गी को हम लोगों ने वाटर के साथ बॉयल किया, तो इन एल्गी ने क्या हुआ कि जो भी कह सकते हो एक जिलेटिन टाइप का मटेरियल है उस वाटर में यहाँ पे रिलीज कर दिया। जैसे कि चाय पत्ती जब आप लोग यहाँ पे चाय में पानी में डालते हो तो क्या होता है अपना कलर रिलीज करती है उस पानी में। उसी तरीके से मान लीजिए कि हम लोगों ने इस एल्गी को डाला तो इसने अपना जो भी एक जिलेटिनियस मटेरियल है उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन उसको फिल्टर करेंगे, उसको कूल करेंगे, ठीक है, और एक जेल बना लेंगे। और उस फ्रोजन जेल को क्या करेंगे यहाँ पे जब हमारा देखिए हम लोगों ने क्या किया कि एल्गी को हॉट मतलब वाटर में बॉयल किया, उसके बाद यहाँ पे इसको जो है जेल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे इसको फ्रीज किया, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल फ्रोजन ड्राई हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे इसको शीट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और शीट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम लोग यहाँ पे पैक करके जो है यूज़ करने के लिए रख लेते हैं। तो अगार का यूज हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं, कहाँ पे, कल्चर मीडिया बनाने में। आप लोग को याद होना चाहिए एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, यानी कल्चर मीडिया को सॉलिड अगर हमें बनाना है तो अगार का यूज हम लोग करते हैं। अब फिजिकल टेस्ट की बात करें तो हमारा जो है ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस टू पेल येलो स्ट्रिप्स हमें देखने को मिलती हैं, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है,
कोल्ड वाटर में स्वेल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, एक जेल फॉर्म कर लेता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें पॉलीसेक्राइड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो एक हमारा मॉलिश टेस्ट होता है जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, तो उसमें ये पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव है तो अगर हमारा प्योर है, अच्छा है, नहीं पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर में जो है स्टोर करके रखते हैं ताकि मॉइस्चर, लाइट और माइक्रोबियल ग्रोथ से इसको प्रिवेंट कर सकें। यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे लैक्जेटिव की तरह, लैक्जेटिव मतलब कि जब किसी को जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो वहाँ पे हम लोग लैक्जेटिव का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, एक हमारा यहाँ पे इसबगोल भूसी आती है, ठीक है, तो उसी टाइप का हमारा यहाँ पे ये यूज होता है। डिमल्सेंट्स मतलब कि हमारा सूदिंग एजेंट हो गया, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, उसके बाद कल्चर मीडिया में हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं, और डाइटरी फाइबर की तरह, सप्लीमेंट की तरह भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कभी कभी कर सकते हैं। नो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है ट्राइगोकैंथ। तो देखिए ट्राइगोकैंथ भी हमारा एक टाइप का नेचुरल गम होता है, और इसको भी हम लोग यहाँ पे जो हमारा एस्ट्रागैलस गमीफर या फिर जो है एस्ट्रागैलस ही की ही जो है अदर स्पेसीज होती हैं। देखिए एस्ट्रागैलस जीनस हो गया, गैमीफर इसकी स्पेसीज हो गई, तो इसकी और भी स्पेसीज होती हैं। तो उन सारे जो है कह सकते हो उनके स्टेम से हमें ये देखने को मिलता है। देखिए थोड़ा सा जो गम प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स होते हैं वहाँ से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे ट्राइगोकैंथ, अकेसिया, और ये फैमिली हमारी लेगुमिनोसेई से बिलोंग करता है। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा कह सकते हो जो भी हमारा प्लांट है उसकी बार्क में हम लोग इंसीजन यानी कि एक प्रहार करेंगे थोड़ा सा, ताकि जो हमारा गम है वो यहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट हो और ड्राई हो जाए। उसके बाद ड्राई गम को कलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे रिबन या फ्लेक फॉर्म में यानी कि उसको भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा बहुत ड्राई करके और शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लीन करके पैक करके यहाँ पे यूज करने लायक बना लेंगे। अब इवेल्युएशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा ट्राइगोकैंथ है, ठीक है, तो वो हमारा थोड़ा सा रिबन या फ्लेक फॉर्म में देखने को मिलता है, वाइट टू येलो। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, और यानी कि देखिए वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है बल्कि स्वेल करता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। विस्कोसिटी की बात करें तो हमारा यहाँ पे एक हाईली विस्कस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। प्योरिटी की बात करें तो हमारा किसी भी डस्ट वगैरह से फ्री होना चाहिए। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो हमें यहाँ पे स्टार्च और अदर इम्प्योरिटीज के लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब स्टोरेज की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, ड्राई प्लेस में, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, और हम लोग यहाँ पे इंसेक्ट और डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचा के रखेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट तो हमारा हनी आ जाता है। तो हनी तो सबको ही पता है। अब हनी क्या होता है? हनी हमारा एक टाइप का स्वीट विस्कस लिक्विड होता है जो कि हमारा हनी बीज यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि हमारा शहद बनाती हैं, तो उन्हीं से हमें देखने को मिलता है। बाकी देखिए एक चीज़ है कि मधुमक्खियाँ ही शहद बनाती हैं, लेकिन वो बनाती कहाँ से हैं? तो वो बनाती हैं नेक्टर। नेक्टार मतलब होता है यहाँ पे फूलों का रस, ठीक है, तो बनाती वो फूलों के रस से, यानी कि फूलों के रस को वो कलेक्ट करती हैं और उसको जाके वहाँ पे क्या करती हैं कि अपने हनी कॉम यानी जो मधुकोश होता है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, वहाँ पे जाके उस हनी को स्टोर करती हैं। मतलब कि मधुकोश थोड़ा सा आपको अगर आप लोग जानते हो, ठीक है, जो हमारा हनी होता है तो उनके लिए एक स्पेशल सा होता है, हनी कॉम्स बोलते हैं उसको। हनी कॉम पैड आप लोगों ने सुना होगा, कूलर वगैरह में आजकल देखने को मिलता है, तो वो हमारा इसी हनी कॉम से मतलब देखने को मिलता है। प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो है हनी कॉम को जो है कह सकते हो मतलब कि जो हमारा हनी है उसको हम लोग कहाँ से लेते हैं भाई? इसको हम लोग यहाँ पे हनी कॉम से कलेक्ट करते हैं। इसको यहाँ पे खुद से नहीं बनाया जाता बल्कि जो मधुमक्खियाँ बनाती हैं उसी को हम लोग यहाँ पे एज इट इज रॉ फॉर्म में यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कह सकते हो क्रिस्टलाइजेशन या फिर सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा हीट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर अगर प्योर शहद चाहिए होती है तो हम लोग रॉ फॉर्म में ही कलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको जो है क्लीन, ड्राई और एयर टाइट कंटेनर में हम लोग यहाँ पे पैक करके रख लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा शहद है वो हमारा गोल्डन या फिर एम्बर कलर का दिखता है। ऑर्डर यहाँ पे प्लीजेंट होता है और इसका थोड़ा सा एक स्पेसिफिक टाइप का खुद का एक स्पेशल ऑर्डर होता है। टेस्ट इसका स्वीट होता है और वाटर में हमारा हनी जो है सॉल्युबल देखने को मिलता है। अब केमिकल टेस्ट की बात करें तो भाई देखिए आजकल आपको पता है शहद में बहुत मिलावट हो रखी है, तो अगर शहद में कोई आर्टिफिशियल शुगर है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फेस टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम लोग डायस्टेज एक्टिविटी की बात करें तो इसमें ये क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी को मेजर करता है। तो अगर शहद में मिलावट है तो एंजाइम एक्टिविटी बहुत ही कम होगी या फिर बहुत ज़्यादा हीट किया गया है तो। और HMF की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फुरल टेस्ट है तो अगर हाई HMF है तो वो हमारा डिनोट करता है कि जो हमारा शहद है वो या तो बहुत पुराना हो चुका है या तो बहुत ज़्यादा हीट किया गया है।
अब स्टोरेज की हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए हमारा जो शहद है इसको हम लोग यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर या फिर ग्लास में स्टोर करते हैं, कूल ड्राई प्लेस में रखते हैं और मॉइस्चर से बचा के रखते हैं, सिंपल सी बात है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो भाई देखिए शहद हमारा बहुत ही सूदिंग एजेंट की तरह काम करता है, वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, माइल्ड लैक्सेटिव की तरह काम करता है और न्यूट्रिटिव एजेंट भी होता है, ठीक है। आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है और उसके अलावा इसमें हमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती हैं। तो शहद तो भाई सभी लोग फैमिलियर ही हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अपने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स के बारे में। तो देखिए प्रोटीन्स क्या होते हैं भाई, प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में। और एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कोलेजन, अलग अलग टाइप के प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं। अब एंजाइम्स क्या होता है भाई, देखिए एंजाइम्स भी एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या होता है कि ये हमारा बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है, यानी ये हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस चल रही होती हैं उनको कराने में अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, रिएक्शंस को फास्ट करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है। और ये हमारा हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी कि देखिए अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम हमारा होता है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, तो ये सारे हमारे एंजाइम्स हो जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे जेलेटिन। अब देखिए जेलेटिन क्या होता है, जो भी कैप्सूल वगैरह आप लोग खाते हो तो कैप्सूल की जो ऊपर की जो शेल होती है वो हमारी जेलेटिन से ही मिलकर बनी होती है। तो जेलेटिन हमारा एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेलेटिन हमारा जो कह सकते हो पिग्स होती हैं, फिशेज होती हैं, कैटल होते हैं, उनके स्किन या फिर बोन या फिर कनेक्टिव टिश्यू से जो हमारा कोलेजन मिलता है, ठीक है। तो कोलेजन हमारा प्रोटीन होता है और कोलेजन से यहाँ पे इस जेलेटिन को बनाया जाता है। और ये कोलेजन कहाँ से मिलता है, तो देखिए कोलेजन यहाँ पे वेज सोर्सेज में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कोलेजन को जो है स्किन, बोन या फिर कनेक्टिव टिश्यू से बनाया जाता है, किसकी, कैटल, पिग्स या फिर फिशेज की। बाकी देखिए वही चीज़ है कि हमारा कोलेजन से ड्राइव होता है, जो कि हमारे टाइप का फाइब्रस प्रोटीन होता है, एनिमल टिश्यू में मिलता है। प्रिपरेशन की बात करें तो हमारा देखिए जो एनिमल बोल्स या फिर स्किन्स हैं उनको सबसे पहले क्लीन किया जाता है और उसको यहाँ पे फिर जो है एसिड या फिर एल्कली, तो एसिड यहाँ पे जैसे टाइप ए जेलेटिन है तो उसको एसिड से बनाया जाता है, टाइप बी जेलेटिन है तो एल्कली से है, तो ये सब होते हैं, ठीक है। बाकी इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। और बाकी देखिए जो हमारा मटेरियल जब हम लोग यहाँ पर उसको ट्रीट कर लेते हैं तो वाटर में बॉयल करते हैं, ताकि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो एनिमल की बोन, स्किन या फिर जो भी चीज़ है उसको हम लोगों ने इसके साथ ट्रीट किया, उसके बाद हम लोगों ने उसको वाटर में बॉयल किया। तो वाटर में बॉयल करने पे क्या होता है कि वो जेलेटिन को यहाँ पे वाटर में रिलीज कर देते हैं और उसके बाद जो रिलीज होता है उसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर करके, इवेपोरेट करके, कूल करके एक जेली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ड्राई शीट्स, फ्लेक्स या फिर पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो इवैल्यूएशन की बात करते हैं यहाँ पे देखिए जो हमारा जेलेटिन है तो यहाँ पे एक कलरलेस या फिर पेल येलो कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ब्रिटल शीट्स या पाउडर फॉर्म में देखने को मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है और एक जेल फॉर्म करता है कूल होने पर। तो ये हमारा जेलेटिन के फिजिकल टेस्ट हो गया। केमिकल टेस्ट की बात करें तो बाईयूरेट टेस्ट में हमारा वॉयलेट कलर देता है, एस कंटेंट यहाँ पे लेस देन 2% होना चाहिए। और यहाँ पे माइक्रोबियल लिमिट की बात करें तो हमारा यूएसपी या फिर ईपी के स्टैंडर्ड्स होते हैं तो उनके अंडर में हमारा यहाँ पे होनी चाहिए माइक्रोबियल लिमिट्स। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे जो है कूल ड्राई प्लेस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे इंसेक्ट्स और रोडेंट से बचा के रखते हैं। थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो प्लाज्मा एक्सपेंडर, यानी कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो प्लाज्मा मतलब कि बॉडी में प्लाज्मा की कमी को पूरा करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कभी कभी कर सकते हैं। और बाकी ये स्टेबलाइजर, थिकनर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के कैप्सूल्स वगैरह में एज अ बेस यूज़ किया जाता है। और वोंड ड्रेसिंग और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हमारे कैसीन की, तो देखिए कैसीन क्या होता है भाई, आप लोगों ने सुना होगा दूध में बहुत प्रोटीन होता है, तो दूध का जो सबसे मेन प्रोटीन होता है वो हमारा होता है कैसीन, ठीक है। तो ये हमारा फॉस्फोराइलेटेड ऑब्टेन होता है, कैसीन हमारा एक टाइप का फॉस्फो प्रोटीन होता है जो कि हमारा मिल्क से देखने को मिलता है। बाकी ये हमारा मेन प्रोटीन होता है मिल्क का, जो कि हमारा 80% होता है टोटल मिल्क प्रोटीन का। और ये हमारा जो है बाकी देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्किम मिल्क लेते हैं जिसमें से फैट रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिल्क को हम लोग यहाँ पे एसिड, मतलब आप इतना सिंपली समझिए कि दही, मतलब दूध को हम लोग दही में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड में। और फिर इस दही को क्या करते हैं, इस कर्ड को सेपरेट करते हैं, वाटर के साथ वॉश करते हैं और उसके बाद इसको ड्राई करके, ठीक है, ड्राई करके कैसीन को सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। और इसके बाद जब ड्राई कर लिया तो हम लोग यहाँ पे पाउडर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इवैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट देखिए, यहाँ पे व्हाइट या फिर क्रीम कलर का देखने को मिलता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और यहाँ पे इनसॉल्युबल होता है वाटर में और अल्कोहल में और एल्कली में सॉल्युबल देखने को मिलता है।
तो देखिए ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ सकते हो। अब इसमें ऐसा मत बोलिएगा कि मैंने कुछ समझाया नहीं, क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। क्या समझाया जाए भाई, देखिए सिंपल सी बात है, बाई यूनिट टेस्ट हमारा पॉजिटिव देगा। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कैसीन सही है, नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमारा जेल्डहेल मेथड की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट मेजर करते हैं। तो प्योर कैसीन में 15.7% नेट नाइट्रोजन कंटेंट होता है। तो कैसीन प्योर है तो इतना ही आना चाहिए। स्टोरेज की बात करें तो हम लोग यहाँ पे एयरटाइट कंटेनर्स में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मॉइस्चर, इंसेक्ट्स और माइक्रोबियल ग्रोथ से बचा के रखना होता है। और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से हमें यहाँ पे इसको अवे रखना होता है, क्योंकि ये इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थेरापेटिक यूजेस की, तो यहाँ पे देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह भी करते हैं। भाई देखिए जो हमारा मिल्क प्रोटीन होता है तो वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैबलेट कोटिंग में, माइक्रो इनकैप्सुलेशन में, और यहाँ पे बाइंडर एजेंट की तरह भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया कैसीन और जिलेटिन। और नेक्स्ट इसके अंदर हमारा यहाँ पे टॉपिक है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अब देखिए इसके अंदर ना हमारे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंजाइम्स हैं। और ये 6 एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटियोलाइटिक नेचर के होते हैं। देखिए प्रोटियोलाइटिक मतलब कि प्रोटीन और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि ये हमारे वो एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन बाय हाइड्रोलाइजिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो देखिए भाई आपको पता है जो हमारा प्रोटीन है वो अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन से मिलकर बना होता है, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर इस अमीनो एसिड के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए तो प्रोटीन भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा इसी तरीके से काम करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके की फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई हमारा प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और स्टमक, इंटेस्टाइन और लाइसोसोम में काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पोपेन, ब्रोमिलिन, यही सब हमारे होते हैं। बाकी ये प्रोटीन डाइजेशन, वुंड हीलिंग और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे, बाकी अगर कभी लॉन्ग में आता है तो आप लोग अपने हिसाब से बना के लिख देना। पोपेन की बात करें तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है लैटेक्स ऑफ कैरिका पपाया, मतलब जो हमारा पपीता होता है वहाँ से देखने को मिलता है। और उसके बाद देखिए जो पपीते का मतलब लैटेक्स होता है, वहाँ पपीते से थोड़ा सा मिल्की स्ट्रक्चर जो आता है वहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो उसके लैटेक्स को ड्राई और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इवैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैसीन है, ठीक है, तो अगर ये मतलब कि आप ये समझिए कि जो हमारा पोपेन है अगर ये हमारा कैसीन को, ठीक है, कैसीन को ब्रेक डाउन कर पा रहा है तो इसका मतलब कि ये हमारा सही है, और अगर नहीं कर पा रहा है इसका मतलब ये हमारा बहुत अच्छा नहीं है। स्टोरेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, कूल एंड ड्राई प्लेस में। और यूजेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव एड, वुंड डेब्रिडमेंट, ठीक है, वुंड डेब्रिडेंट, देखिए डेब्रिडेंट मतलब कि कह सकते हो शोधन होता है, मतलब कि घाव सही करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है ना कि ये चीज़ आप लोग समझे ना कि इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे कि ये हमारा कैसीन को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर ये कर पा रहा है इसका मतलब सही है, नहीं कर पा रहा है मतलब नहीं सही है। तो ये हमारा हो गया पोपेन। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ब्रोमिलेन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ब्रोमिलेन है तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है हमारा अनानास, ठीक है, जो हमारा पाइनएप्पल होता है तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है। बाकी पाइनएप्पल के जूस को एक्सट्रैक्ट करके, फिल्टर करके और ड्राई करके हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये भी हमारा कैसीन को डाइजेस्ट करने की एक्टिविटी रखता है। तो अगर कैसीन को डाइजेस्ट कर पा रहा है तो इसका मतलब अच्छा है। स्टोरेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे मॉइस्चर फ्री कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। और यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी, साइनोसाइटिस मतलब कि देखिए जो हमारा नोज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एरिथ्राइटिस हो गया, ठीक है, जॉइंट्स का पेन वगैरह हो गया, डाइजेस्टिव एड, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है सेराटियोपेप्टाइडेस। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है तो ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है, सेरेसिया मर्सिसनेस, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप लोग इग्नोर कर देना थोड़ा। प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्मेंटेशन और प्योरिफिकेशन से हमें देखने को मिलता है इस बैक्टीरिया के। इवैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंजाइम ऐसे यूजिंग प्रोटीन सबस्ट्रेट्स, यानी कि देखिए जो हमारा प्रोटीन सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, तो उसमें उनको यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि अगर इसका ब्रेकडाउन कर पा रहा है तो इसका मतलब ठीक है, नहीं कर पा रहा तो नहीं कर, अच्छा है। स्टोरेज की बात करें तो एयर टाइट कंटेनर, यूजेस की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी, पेन रिलीफ, इन सब में यूज देखने को मिलता है। यूरोकाइनेस, तो देखिए ये हमारा जो है ये हमारा ह्यूमन किडनी सेल या फिर यूरिन में देखने को मिलता है। और इसका प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे सेल कल्चर, यानी कि किडनी सेल का कल्चर करके या फिर यूरिन को प्योरीफाई करके हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा यूरोकाइनेस होता है ना, तो ये जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट आप लोगों को पता है, ब्लड क्लॉट में हमारा सबसे मेजर होता है फिब्रिनोजेन, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी रखता है, यानी कि फिब्रिन को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि कह सकते हो ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करने की एक्टिविटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। स्टोरेज की बात करें तो उसको हम लोग यहाँ पे फ्रीज ड्राई करके रखते हैं, और ये हमारा ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज हम लोग, और स्ट्रेप्टोकाइनेस की बात करते हैं, देखिए ये भी हमारे यूरोकाइनेस की तरह जो है
फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी रखता है, यानी कि क्लॉट को ब्रेक डाउन करता है। और ये भी हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से देखने को मिलता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे फ्रीज ड्राई करके रखते हैं। और थ्रोम्बोलाइटिक मतलब कि हमारा वही है कि ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करने में हमारा हेल्प करता है। और पेप्सिन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, पेप्सिन हमारा पिग्स की स्टमक लाइनिंग में देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा से हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पिक्स वगैरह की। और बाकी हम लोग यहाँ पे इसका यूज जो है कह सकते हो कैसीन, मतलब ये भी हमारा कैसीन वगैरह को ब्रेक डाउन करता है, एयर टाइट कंटेनर में यूज करके रखते हैं। और यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह यूज होता है। हाइपो मतलब कि एसिड लेवल अगर किसी की बॉडी में लो है तो वहाँ पे हम लोग पेप्सिन का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लिपिड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स खत्म, प्रोटीन्स खत्म, अब हम लोग बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स में देखिए, लिपिड्स क्या होते हैं भाई? लिपिड्स मतलब कि जो हमारा ऑयल होता है, फैट होता है, ठीक है, जैसे घी वगैरह हो गया, तेल वगैरह हो गया, वो सारे हमारे लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड्स वैसे केमिस्ट्री अगर इसकी देखी जाए तो हमारे ईस्टर होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। भाई तेल पानी में तो मिलता नहीं है, और उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और ये हमारा फैट, ऑयल, वैक्स है, यही सारी चीज़ें, स्टेरॉइड्स वगैरह, ये सब इसी के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा दे रखा है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल देखिए, कैस्टर ऑयल हमारा यहाँ पे एक हमारा रिसिनस कम्युनिस होता है, तो उसकी जो सीड होती है वहाँ से देखने को मिलता है। और ये हमारा यूफोर्बिया से ही फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा सीड है उसको हम लोग क्लीन करते हैं। डेहुल्ड मतलब उसका छिलका उतारना, ठीक है, उसका छिलका उतारते हैं और उसके बाद उसको कोल्ड प्रेस करते हैं ताकि हमारा ऑयल हमें ऑब्टेन हो सके। और उस ऑयल को यहाँ पे फिल्टर करके यहाँ पे जो है स्टीम हीट करके, कभी कभी मतलब अगर ज़रूरत है तो हम लोग यहाँ पे उसको स्टीम हीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसको फाइनली जो है रिफाइन वगैरह करके एक क्लियर पेल येलो ऑयल हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा होता है कैस्टर ऑयल। इवैल्यूएशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फिजिकल टेस्ट है, तो हमारा ये विस्कस पेल येलो तरह देखने को मिलता है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ईथर में भी सॉल्युबल होता है। केमिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू है वो लगभग इसकी, भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर इन सारी रेंजेस में ये सारी वैल्यू आ रही है इसका मतलब हमारा टेस्ट पास है, नहीं आ रही तो मतलब नहीं पास है। तो मतलब इसकी देखिए इसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू होनी चाहिए 176 से 187, आयोडीन वैल्यू होनी चाहिए 82 से 90, एसिड वैल्यू हमारी 2 से कम होनी चाहिए, विस्कोसिटी हमारी यहाँ पे बहुत ही हाई होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टोरेज की, तो देखिए ये हमारा बहुत ही वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है और एक कूल और ड्राई प्लेस में। और यूजेस की बात करें तो यहाँ पे इसका यूज हम लोग जो है लैक्जेटिव, यानी कि इसका भी यूज हम लोग कॉन्स्टिपेशन वगैरह में कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर्स में भी यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। और टॉपिकल मेडिसिन हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गए। और यहाँ पे लेबर यानी कि जो हमारा डिलीवरी का टाइम होता है तो उसको इंड्यूस करने के लिए भी कभी कभी इसका ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है, लेकिन मेडिकल के सुपरविजन के अंडर में। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है चॉल मोगरा ऑयल। तो ये हमारा एक ऑयल होता है जो कि हमारा हाइड्रोकार्पस विथ टियाना हमारा उसकी सीड से देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे फैमिली हमारी होती है एक्वेरिया से ही। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सीड को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रश करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोल्ड प्रेस करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद रिफाइन करके फिल्टर करके इम्प्योरिटीज को हटा लेते हैं। इवैल्यूएशन की बात करें तो हमारा यहाँ पे देखिए भाई इसका अपीयरेंस होता है पेल येलो से ब्राउनिश येलो, थिक और स्टिकी कंसिस्टेंसी होती है। केमिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू 198, मतलब देख लेना आप लोग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चाल मोगरिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है एयर टाइट एम्बर कलर की बॉटल में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, लाइट वगैरह से दूर थोड़ा सा। और थेरापेटिक यूज की बात करें तो यहाँ पे लेप्रोसी और स्किन डिजीज, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो इन सब में यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे वूल फैट। तो देखिए वूल फैट मतलब कि इसको हम लोग लैनोलिन के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी भेड़ें होती हैं, शीप वगैरह होते हैं, तो उनसे हमें ऊन देखने को मिलता है, वूल देखने को मिलता है। तो उन्हीं से हमें वूल फैट भी देखने को मिलता है। मतलब कि देखिए वूल फैट हमारा एक नेचुरल फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारा वूल बियरिंग एनिमल यानी कि जो शीप वगैरह होते हैं उनकी सेबेसियस ग्लैंड से देखने को मिलता है। बाकी हमारा बोविडेई फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसका शीप का साइंटिफिक नेम होता है ओविसेरीज। तो प्रिपरेशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रॉ शीप वूल यानी कि जो हमारा ऊन होता है उसको हम लोग यहाँ पे वॉश करते हैं। तो वॉश करने पे क्या होता है कि जब यहाँ पे हॉट वाटर से उसको जब हम लोग यहाँ पे वॉश करते हैं तो लैनोलिन वहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो इसी लैनोलिन को फर्दर यहाँ पे प्योरीफाई और डिहाइड्रेट करके हम लोग यहाँ पे अपना वूल फैट को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इवैल्यूएशन की बात करते हैं यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा येलो वैक्सी सॉफ्ट मास देखने को मिलता है,
ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये अपने वेट का 2 गुना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये इसका एक बहुत ही टेस्ट हो जाता है बढ़िया सा। और केमिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एसिड वैल्यू इसकी 1 से कम होती है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू यहाँ पे 90 से 105 होती है, आयोडीन वैल्यू यहाँ पे 18 से 36 होती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यहाँ पे इसकी जो है 2 गुना होती है अपने वेट की, यानी अपने वेट का 2 गुना वाटर ये एब्जॉर्ब कर सकता है। स्टोरेज की बात करें, इसको हम लोग यहाँ पे टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं और यहाँ पे कंटामिनेशन वगैरह अवॉइड किया जाता है। और यूजेस की बात करें तो देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ पे इमोलियंट, देखिए इमोलियंट का यहाँ पे इमोलियंट का मतलब होता है कि थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, बहुत ही कोमल, और यहाँ पे मॉइस्चराइजर, ठीक है, मॉइस्चराइजर वगैरह में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बेस की तरह काम करता है। उसके बाद यहाँ पे ड्राई, इची और क्रैक स्किन को यहाँ पे सूद करता है, मतलब कि काम करता है। और कॉस्मेटिक्स, लिप बाम्स वगैरह में भी इसका यूज देखने को मिलता है। और फाइनली नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है बीज वैक्स। तो अब देखिए बीज वैक्स मतलब कि हमारा कह सकते हो भाई ऐसा वैक्स जो कि हमारा बीज से देखने को मिलता है। तो जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है। बाकी इसकी फैमिली होती है एपिडाई और बीज का साइंटिफिक नेम होता है एपिस मेलिफेरा। प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ये भी हमारा मधुकोश, यानी कि जो हमारा हनी कॉम्ब होता है ना, तो हनी कॉम्ब से जब हम लोग यहाँ पे हनी को रिमूव कर लेते हैं तो उस कॉम्ब को जब हम लोग यहाँ पे वाटर में मेल्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, तो वो जो हनी कॉम्ब है तो वही मेल्ट होकर हमारा बीज वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इवैल्यूएशन की बात करें तो फिजिकल टेस्ट में हमारा यहाँ पे देखिए येलोइश और वाइट सॉलिड देखने को मिलता है। स्लाइटली हनी लाइक ऑर्डर होता है, क्योंकि देखिए हनी भी हमें हनी कॉम्ब से मिलता है, बीज वैक्स भी हनी कॉम्ब से ही मिलता है। और बॉडी टेम्परेचर पे सॉफ्ट रहता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ईथर वगैरह में सॉल्युबल होता है। केमिकल टेस्ट की बात करें तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में। एडल्ट्रेशन की बात करें तो प्योर बीज वैक्स हमारा यहाँ पे एक छोटी सी स्मोक से भी यहाँ पे बर्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो हमारा अच्छा वैक्स है। और स्टोरेज की बात करें इसको हम लोग यहाँ पे कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखते हैं, हीट, लाइट और इंसेक्ट से बचा के। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस के पास में हमें इसको नहीं रखना होता है। और यूजेस की बात करें तो यहाँ पे स्टिफनिंग एजेंट हो गया, प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई, और यहाँ पे लिप बाम, कोल्ड क्रीम, कॉस्मेटिक्स, तो इन सब में हमारा इसका यूज़ देखने को मिलता है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है मरीन ड्रग्स। तो देखिए मरीन ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है आप लोगों का नोवेल मेडिसिनल एजेंट्स या फ्रॉम मरीन सोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे हम लोग उन मेडिसिनल एजेंट्स की बात करेंगे, यानी उन दवाओं की बात करेंगे जो कि मरीन सोर्सेज से मिलती हैं। मरीन सोर्सेज क्या होते हैं? मरीन मतलब समुद्री, यानी कि समुद्री जीवों से जो दवाएं हमें मिलती हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो मरीन ऑर्गेनिज्म यानी कि जो समुद्री जीव हैं वो बहुत ही रिच सोर्स होते हैं स्ट्रक्चरली यूनिक और बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, यानी कि जो दवाएं होती हमारे लिए जो कह सकते हो यूजफुल एजेंट्स होते हैं उनका एक बहुत ही यूनिक सोर्स होते हैं हमारे समुद्री जीव या फिर मरीन ऑर्गेनिज्म। और बाकी देखिए जो हमारा भाई समुद्र है, ठीक है, पानी है, वो हमारा कह सकते हो 70% जो अर्थ है वो हमारा पानी से ही बना हुआ है। तो अब ये जो हमारा मरीन है ना, इसमें बहुत ही अलग अलग जो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अब देखिए ये जो नाम आप लिखे हुए हैं ना, इनको आप लोग इमेज में देखते जाइए। जैसे पहला हो गया स्पॉन्जेस, तो ये स्पॉन्जेस इस तरह से देखने को मिलता है। फिर हमारा मरीन एल्गी हो गया, ये इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर हमारा मॉलस्क हो गए, तो मॉलस्क हमें ऐसे देखने को मिलता है। ट्यूनिकेट्स हो गए, तो ट्यूनिकेट्स हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। कोरल्स हो गए, ठीक है, तो हमारा कोरल्स यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। और मरीन बैक्टीरिया, तो देखिए ये सारे हमारे जो कह सकते हो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें मरीन में देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को रखता है, यानी कि इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज हम लोग यहाँ पे अपनी दवाएं वगैरह बनाने में करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ मरीन ड्राइव ड्रग्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला हमारा जो मरीन एल्गी होता है, तो वहाँ से देखिए मरीन एल्गी जो हमारे रेड, ब्राउन या फिर ग्रीन टाइप के होते हैं अलग अलग, तो इनसे हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इनसे हमें पॉलीसेक्राइड्स देखने को मिलते हैं जैसे कि एल्जिनेट, कोरेजिनम, स्टेरॉल्स, पॉलीफिनॉल्स, और इनका यूज हम लोग यहाँ पे एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीकोगुलेंट एजेंट की तरह करते हैं। अब अगर मरीन स्पॉन्जेस की बात करें तो देखिए ये अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर, ठीक है, स्पॉन्जेस, एल्गी, मॉलस्क, ये सब हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। तो मरीन स्पॉन्जेस से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमारा जो है एल्कलॉइड, पेप्टाइड, टर्पेनॉइड, स्टेरॉल्स और बहुत सारी FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जो कि हमारा स्पॉन्ज ओरिजिन की हमें देखने को मिलती हैं। मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसाइड्स, ठीक है, तो ये भी हमारा एक टाइप का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये सारे हमारे जो है
बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर कंपाउंड के प्रोडक्शन में। और मरीन मॉलक्स और ट्यूनिकेट्स की बात करें तो ये भी हमारा बहुत सारा टॉक्सिन और पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा न्यूरोलॉजिकल रिसर्च और ड्रग डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ मरीन ड्राइव्ड मेडिसिनल एजेंट्स की बात करें तो देखिए, जो हमारा साइटाराबिन हो गया, तो ये हमारा जो है इसका जो सोर्स होता है वो हमारा होता है स्पॉन्जेस, ठीक है, और ये हमारा एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करता है। फिर हमारा वाइडाराबिन हो गया, तो ये भी हमारा एंटी वायरल एजेंट की तरह काम करता है। उसके बाद ये हमारा बात करें हमारा ट्राइबेसिटिन हो गया, तो ये भी एंटी कैंसर एजेंट होता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे अलग अलग ऐसी ड्रग्स हैं जिनके सोर्स हमारे क्या होते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, और यहाँ पे इनका यूज हम लोग जो है एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी कैंसर एनाल्जेसिक, ठीक है, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो थेरापेटिक यूज की बात करें तो देखिए वही चीज़ है कि हमारा एंटी कैंसर में हम लोग यहाँ पे साइटाराबिन हो गया, ठीक है, एरेबुलिन हो गया, एंटी वायरल में हमारा वेडाराबिन हो गया, पेन मैनेजमेंट में हमारा जिगोनोडाइड हो गया। तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो भाई देखिए, जो हमारे मरीन ड्रग्स होती हैं वो थोड़ा सा यूनिक स्ट्रक्चर होता है, और जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, लैंड पे सर्वाइव करने वाले, उनमें नहीं देखने को मिलता है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हाई पोटेंट दवाएं होती हैं, और इनका थोड़ा सा अलग ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, सबसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये हमारा जो है पोटेंशियल होती है अगेंस्ट रेजिस्टेंट पैथोजन और कैंसर में। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसमें डिसएडवांटेजेस या फिर चैलेंजेस की, तो भाई देखिए, जो हमारा मरीन ऑर्गेनिज्म है तो समुद्र में जाके, ठीक है, मतलब कि मरीन सोर्सेज में जाके जो है उनको हार्वेस्ट कर पाना, मतलब कि उनको कह सकते हो दवाओं के लिए आइसोलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लार्ज क्वांटिटी में। और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट होता है, कॉस्टली होता है उनको सिंथेसाइज करना। और भाई देखिए, अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मरीन ऑर्गेनिज्म को हार्वेस्ट किया, यानी कि उनको हम लोग अपने यूज़ के लिए जो है निकाल के उनको यूज करते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हमारा बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर दे, है ना, यानी कि वो हमारा कह सकते हो उनकी नंबर्स में कमी कर सकता है। और रेगुलेटरी हेडर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारा बहुत ही लॉन्ग क्लिनिकल डेवलपमेंट टाइम में बहुत ही हाई कॉस्ट जा सकती है। तो ये सारे थोड़े से चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट यूनिट नंबर 5। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या फिर कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही था, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टाइम नहीं लगाया, क्योंकि लेंदी भी बहुत था। बाकी आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।